Namaste everyone, welcome to the channel. How are you all? I hope all of you are doing good and preparing for your upcoming exams really well. So guys, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है वर्ल्ड मैप की सीरीज़ का। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि फर्स्ट एक बहुत ही बेसिक लेक्चर था जिसमें कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस देखे थे हमने। फिर सेकंड लेक्चर में स्पेसिफिकली एशिया कॉन्टिनेंट पकड़ा था और जिसमें कि साउथ एशिया, जो हमारा साउथ एशिया रीजन है, ठीक है, उसे पढ़ा था और उससे नेक्स्ट में साउथ ईस्ट एशिया देखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी सार्क उसे अच्छे से समझा था, जो उसमें 8 कंट्रीज आती हैं वो पढ़ी थी। एंड उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने एशियन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में फॉर्म हुई थी, वो पढ़ी थी। अभी हम एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे वो जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, ताकि एक अच्छा सा आइडिया आप एक रिवैम्प कर सकें अपने माइंड में, ताकि ये वाला लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। और जितनी भी हमने 18 कंट्रीज़ पढ़ी थी साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की, जितनी भी हमने ये 18 कंट्रीज़ पढ़ी थी, इनकी हमने करेंसी और कैपिटल भी साथ साथ में लर्न की थी। आई होप आपको अभी तक अपना अच्छे से पढ़ी होगी लेक्चर खत्म होने के बाद और रिवाइज़ किया होगा, क्योंकि जो भी छोटे लेवल के एग्जाम है उनमें 2 से 3 नंबर के ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक बार फटाफट 7 कंट्रीज़ जो हैं उन्हें 8 जो कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको याद करवाई थी वो एक बार दोबारा रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे चलें तो हमें आगे कोई भी परेशानी ना हो और आपको कंट्रीज़ की कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री लाई करती है एक बार दोबारा दिमाग में अच्छे से छप जाए, ठीक है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फाउंडेड इन ऑन 8 दिसंबर 1985 फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। जो 8 कंट्री है सीरियल वाइज हम चलेंगे और फटाफट रिवाइज करेंगे। फटाफट तेज तेज हमने बोलना है। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्रीज हमारी सार्क की होगी। उसके बाद हमारा आता है एशियन, ठीक है। एशियन कंट्रीज जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया की हैं, ये 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फटाफट हमने रिवाइज करनी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी याद करवाया था आपको। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। सो ये 10 कंट्रीज़ हमने अच्छे से एक बार रिवाइज कर ली हैं। अब हम जो आज का टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। सो आज जैसे कि मैंने आपको एशियन कंट्रीज़ भी करवाई हैं, सार्क कंट्रीज़ भी करवाई हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। पहले अभी हम ये फैक्ट्स कवर करेंगे और आपको कोल्ड वॉर जो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था, उसके कुछ आगे मेजर पॉइंट्स हैं, वो भी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको एटलीस्ट एक बार दिमाग में आपके आ जाएगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा आगे जो भी हम पढ़ेंगे उन्हें समझने में, ठीक है। एक बार आपका बेस तैयार हो जाएगा ना गाइस, एक बार आपका प्रॉपर बेस हो जाएगा ना, तो आगे कुछ भी आपको समझाने, कोई भी कंट्री बोलोगे ना, तो जैसे ही आपके दिमाग में कंट्री आएगी तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि वो एटलस में कहाँ लाई करती है, वो मैप में कहाँ लाई करती है। तो उससे चीज़ें आपको समझने में, जियोपॉलिटिकल जो भी हमारे रिलेशंस हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मेरा मेन मोटिव यही है कि आपका वर्ल्ड मैप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि यहाँ से आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको जैसे कोई भी नाम लिया, जैसे आपको दिमाग में किसी ने बोला फ्रेंच ईस्ट इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 कंट्रीज आती हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जो कि कब्जा करके रखा था और वो जो फ्रांस से आज़ाद हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद आपको एक और हम जो है जितनी भी हमने सार्क और एशियन कंट्रीज़ पढ़ी हैं, जो टोटल 18 कंट्रीज़ हैं, इनको वन बाय डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक कंट्री को एक अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है और जिस भी वे से पूछ सकता है उसको अच्छे से समझेंगे, ताकि एक प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो हमें हर एक कंट्री की, ठीक है। और जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसके बाद हम हमारा सेंट्रल एशिया पकड़ेंगे। सेंट्रल एशिया में जैसे मैंने आपको बताया है 5 नेशंस हैं, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जो कि यूएसएसआर जब टूटा था
उसके टूटने से बनी थी, ठीक है। और साथ में एशियन टाइगर कंट्रीज़ जो हैं जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब मैं आपको वन बाय वन डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा इसके बाद। लेकिन जो आज का लेक्चर है फिलहाल वो समझते हैं। सो आज हम क्या जो हमने समझना है वो है इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कहाँ से, मैंने आपको बताया था कि ये मालदीव्स हैं। मालदीव्स के नीचे एक यहाँ पे ना मॉरिशियस आ जाता है, ठीक है, मॉरिशियस आ जाता है, ठीक है। और जो कि इस मैप में है नहीं, लेकिन स्टिल मैं आपको एक आपके क्लैरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो आपने ध्यान से देखना है। ये है हमारा श्रीलंका, ये है श्रीलंका, ये है हमारा मालदीव्स। मालदीव्स के नीचे है यहाँ पे हमारा मॉरिशियस। क्या है यहाँ पे हमारा मॉरिशियस। ये यहाँ पे जो इंडियन ओशन के बिल्कुल नीचे, मालदीव्स के नीचे जब आप देखोगे मडगास्कर कंट्री है, ठीक है। मडगास्कर कंट्री के बिल्कुल साथ में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनमें कि एक मॉरिशस कंट्री भी है, और मॉरिशस के इंडिया के रिलेशन बड़े ही अच्छे हैं, ठीक है। तो मॉरिशस के ऊपर जब आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे देखोगे तो यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, ठीक है। ऐसे तो मोर देन 60 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, लेकिन दो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो कि वन सॉर्ट ऑफ इंडियन ओशन रीजन में ही आ जाते हैं, ठीक है। एक आइलैंड का नाम है, इस फर्स्ट आइलैंड जो है इसका नाम है डीगो गार्शिया, डीगो गार्शिया, ठीक है। ये फर्स्ट आइलैंड है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज इसका नाम है, सेकंड वन का नाम है चैगोस, CHAGOS, चैगोस आर्कीपेलागो, ठीक है। और ये जो कंट्रीज़ हैं ये इनको बोलते हैं हम BIOT। जब भी आप एटलस में देखोगे या किसी मैप में देखोगे जहाँ पे ये दी होंगी, वहाँ पे BIOT ज़रूर लिखा होगा। BIOT का मतलब है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी। इसका मीनिंग ये है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये ब्रिटेन ने इन दोनों आइलैंड्स पे कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन अभी जो है इन दोनों आइलैंड्स पे अमेरिका प्लस यूनाइटेड किंगडम, US प्लस UK की आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी रहती है। सिर्फ आर्मी ही नहीं, इन दोनों कंट्रीज़ की नेवी, इन दोनों कंट्रीज़ की एयरफोर्स, इन दोनों कंट्रीज़ की आर्मी, नेवी एयरफोर्स और आर्मी, इन दोनों कंट्रीज़ की यहाँ पे इन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है। कहाँ पे, इन आइलैंड्स पे। कहाँ पे, ये जो आइलैंड है डीगो गार्शिया, ठीक है। इसीलिए यही रीज़न है कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता है। यहाँ पे किसकी आर्मी है, ब्रिटेन, जिसमें US प्लस UK की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स स्टेशंस हैं। और अगर सीधे शब्दों में इन्हें समझाया जाए ना तो पूरे एशिया को जो है ना, पूरे एशिया को ये जो इनके जो बेसिस हैं ये US प्लस UK के, ये कंट्रोल करते हैं। काफ़ी साल पहले इराक में जब एक वॉर छिड़ी थी तो विद इन फ्यू आवर्स, मैं आपको बता नहीं सकता कितना जल्दी यहाँ से इन दोनों कंट्रीज़ ने अपनी आर्मी को भेज दिया था हमला करने के लिए। यहाँ से इनके जो भी ये स्टेशंस हैं, यहाँ से कितनी जल्दी इनकी फोर्सेस वहाँ पे पहुँच चुकी थी। लेकिन 2016 में, 16 या 17 में आई गेस, इसमें UPSC में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो डीगो गार्शिया और चैगोस आर्कीपेलागो हैं, इनमें जो मालिकाना हक है, जो एक्चुअली जो इनके मालिक हैं वो कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि इन पे नेचुरल जो हक है वो होता है मॉरिशस का, लेकिन मॉरिशस से ब्रिटेन ने इन पे कब्ज़ा करके रखा हुआ है, ठीक है। और ब्रिटेन का कब्ज़ा काफ़ी पुराना है इस पे। और US और एट प्रेजेंट US और UK की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे
रहती हैं, उनके स्टेशंस हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्म्स एंड अमुनिशन इनका यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से 1947 में जब हमने यहाँ से लक्षद्वीप को लिया और यहाँ से अंडमान निकोबार को लिया, तब हमें ये जो दो आइलैंड थे ना, इन पे भी एनेक्सेशन कर लेनी चाहिए। आप सोचो कि अगर यहाँ से हमने इन आइलैंड्स को भी एनेक्स किया होता तो ईस्ट साइड हमारी, लेफ्ट साइड हमारी, बॉटम हमारा, तो श्रीलंका जो कंट्री है वो इंडिया से चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को लीज पे रेंट पे दे दिया है, ठीक है। अब और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है, हमारे बॉटम में अगर कोई सरदर्दी है इस टाइम तो जो चाइना हम्बनटोटा पोर्ट में बैठा हुआ है ना, सबसे बड़ी है। अगर चाइना, अगर ये डिगोगाशी और चागोस आर्किपेलागो भी हमारे होते ना, तो किसी भी हक में श्रीलंका की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना हम्बनटोटा पोर्ट किसी और को लीज पे दे देता। एनीवेज, ये तो सिर्फ एक आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था, और ये दो आइलैंड बहुत अच्छे से आपके दिमाग में रहने चाहिए क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। और ये जो दो आइलैंड्स हैं ना, ये 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव्स हैं, ठीक है। आप समझ लो, आप जैसे एक आपको एक हिंट देने के लिए, एक हिंट देने के लिए, ये मॉडरेट आइलैंड्स हैं कहाँ पे, तो जैसे कि ये सपोज करो ये मालदीव्स है, तो इससे इसके बॉटम में 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारे ये जो दो आइलैंड्स हैं जिसपे कि ब्रिटेन का राज है, ठीक है। और एक्चुअली किसका होना चाहिए था, मॉरिशस का, लेकिन जो ब्रिटेन ने इनको कब्जा के रखा हुआ है। एनीवेज, ये तो हो गई ये आइलैंड्स, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ रिलेटेड टू कोल्ड वॉर, जो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको पढ़ाया था कि 1939 से जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने अपना ने जो यूरोप में काफ़ी जो तबाही हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, एक कोल्ड वॉर रशिया और अमेरिका के बीच में शुरू हो गई। कहाँ कहाँ पे, रशिया और अमेरिका, क्योंकि उस टाइम आफ्टर 1945 यही दो नेशंस थे जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, तो उनको पता था कि अगर बाई चांस थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो उनमें इन दोनों कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। और ये इतनी पावरफुल उस टाइम कंट्रीज़ बन चुकी थी कि इनको पता कि अगर जब इनके स्केल पे वॉर होगी तो वो छोटी वॉर नहीं होगी, ठीक है। सो कोल्ड वॉर का मतलब ये था, मुझे लगता है कि आपको आई थिंक पता अब समझ आ गई होगी, बट स्टिल मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आप एक दूसरे की कंट्रीज़ में हमला नहीं करोगे, लेकिन आप उनको बाकी फैक्टर से, ठीक है, इनडायरेक्ट फैक्टर से इतना कमज़ोर कर दोगे कि वो आपसे लड़ाई करने के काबिल ना रहें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की इंडियन ओशन में प्रेजेंस बनाने की अपनी। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका से लीज़ में लिया, लेकिन इंडिया की हेल्प से रशिया ने जो है श्रीलंका से एलटीटी फोर्स की मदद से अमेरिका को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया, ठीक है। यहाँ से जो उन्होंने पोर्ट लिया था वो उनको छोड़ के वापस जाना पड़ा। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, नेपाल में पहुंचाने के लिए नेपाल की हेल्प की, उसके बाद स्कूल्स, हॉस्पिटल वगैरह बनाए और नेपाल में अपना एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की। चाइना को लगा कि यहाँ अगर अमेरिका यहाँ आ जाएगा तो उनके लिए ख़तरा हो जाएगा। चाइना ने क्या किया, माओवादी जो उस टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट थे माओ जेडोंग, उन्होंने माओवादी यहाँ पे भेजे और यहाँ पे खूब मारकाट हुई और अमेरिका को वापस जाना पड़ा, ठीक है। उस वजह से अमेरिका के लिए इंडिया भी एक सरदर्द बन गया रशिया के साथ साथ। तो उसके बाद क्या किया, अमेरिका ने पाकिस्तान से बात की और यहाँ पे ये जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पे जाके एक अपना सैन्य अड्डा बना लिया, एक स्टेशन बना लिया डिफेंस का, ठीक है। यहाँ पे एक डिफेंस स्टेशन बना लिया। तो डिफेंस स्टेशन बना लिया, उसके बाद रशिया को लगा ओ तेरी, ये तो यहाँ पे पहुँच गया, पाकिस्तान में पहुँच गया, और अगर पाकिस्तान में पहुँच सकता है तो ऑब्वियसली एशिया के लिए तो सरदर्दी थी, खासकर रशिया के लिए, क्योंकि कोल्ड वॉर का टाइम था। रशिया ने क्या किया, अमेरिका पे नहीं हमला किया, रशिया ने हमला किया अफ़गानिस्तान पे। कहाँ पे किया, अफ़गानिस्तान पे, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान पे रशिया ने हमला कर दिया। उसके बाद अमेरिका को लगा कि अगर रशिया अफ़गानिस्तान पे हमला कर रहा है और अफ़गानिस्तान में से जीत जाता है और यहाँ पे उसकी जो भी डिप्लॉयमेंट है आर्मी की यहाँ पे आ जाती है, तो पाकिस्तान में जो इनका स्टेशन है उसके लिए तो बहुत बड़ी सरदर्दी है। तो अमेरिका ने क्या चाल चली, सऊदी अरबिया से एक बहुत अमीर साइंटिस्ट को पाकिस्तान ले आए, ठीक है। सऊदी अरबिया से एक बहुत अमीर साइंटिस्ट को
अफ़गानिस्तान ले आए। और अफ़गानिस्तान में उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस अपने अफ़गानिस्तान के लोगों को इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि आप किसी से कम नहीं हो, आप पे कोई भी किसी भी टाइप का अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपको उन पे वापस जवाबी हमला करना चाहिए और बराबर की टक्कर देनी चाहिए। जितने भी यहाँ की यंग जनरेशन थी ना, उस अकेले इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई, इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि सबने आर्म्स उठा लिए और रशिया जैसी सुपर पावर से लड़ने पे उतारू होगी। कमी तो कोई कुछ थी नहीं, पैसा और आर्म्स जो थी वो अमेरिका दे रहा था इन्हें, ठीक है। ये जो एक आर्मी बनाई उस साइंटिस्ट ने इन रशिया के खिलाफ, उन्होंने मार मार के रशिया को यहाँ से खदेड़ दिया। सोचो, अफगानिस्तान जैसा नेशन, ठीक है, उसने उस एक अकेले इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट जो कि बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, उसके कहने पे रशिया से लड़ाई की और रशिया को यहाँ से भगा दिया। और पैसे और आर्म्स की चिंता थी नहीं, क्योंकि वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही थी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था जानते हो आप? उस साइंटिस्ट का नाम था उसामा बिन लादेन। एग्जैक्टली, सीरियसली, ओसामा बिन लादेन था उस साइंटिस्ट का नाम, जो कि मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट था। मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट था। उसको अमेरिका सऊदी अरेबिया से लेके आया अफगानिस्तान में, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, जब तक ये रशिया के खिलाफ था तब तक तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में इसी ओसामा बिन लादेन ने, ठीक है, आप जानते हो कि 26 जो अमेरिका पे अटैक हुआ था 26/11 का, आई थिंक सो, बहुत सारी मासूमों की जानें गई थी, बहुत बड़ा अटैक था। फिर 2011 में, आई थिंक, हाँ, 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में, यही जगह यहाँ पे ना, नॉर्थ पाकिस्तान में एक जगह है अबोटाबाद, ठीक है, यहाँ से ढूंढ के मार गिराया था। 2011 की बात है ये, ठीक है। लेकिन उस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में जो बहुत बड़ा हमला था, आप सभी जानते होंगे उस टेरर अटैक को, वो उस पर उसको किया था, जिसमें कि बहुत सारे मासूमों की जान गई थी। तो जब अमेरिका ने उस पर इससे पूछा कि तूने इतना बड़ा हमला क्यों किया, तो इसने जवाब दिया था कि 1948 में आपने पैलेस्तीन पे हमला किया था। अमेरिका ने 1948 में पैलेस्तीन पे हमला किया था, ताकि इज़राइल कंट्री जो है पैलेस्तीन की जगह एक इज़राइल कंट्री आ सके, ठीक है। इज़राइल की फॉर्मेशन के लिए फ़लस्तीन के लोगों को अमेरिका ने मारा था। तो ओसामा बिन लादेन का कहना था कि आपने जो उस टाइम मासूम मुस्लिमों की जान ली थी, उनकी क्या गलती थी। यही रीज़न था कि उसने अमेरिका पे टेरर अटैक जो है वो पूरा टेरर अटैक किया था, जिसमें कि बहुत मासूमों की जान गई थी, जो एरोप्लेन ब्लास्ट हुआ था उस बिल्डिंग में। तो ये रीज़न था कि कोल्ड वॉर को सबसे डेडलीस्ट वॉर कहा जाता है। इसमें डायरेक्टली किसी भी कंट्री पे वॉर नहीं की हो, लेकिन इनडायरेक्टली इतने लोगों की जाने गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और यही पाकिस्तान था जो कि कहता था कि उसे खुद नहीं पता कि जो वर्ल्ड डेडलीस्ट टेररिस्ट है ये ओसामा बिन लादेन, कि उसे कहाँ है। और बाद में अबोटाबाद में अमेरिका ने इसे यहीं से खोज के निकाला था, जो कि ऑपरेशन आपको पता ही होगा। और इसी पाकिस्तान में यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है, कराची पोर्ट। और कराची पोर्ट के आगे जैसे ही आप जाओगे ना, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अब चाइना ने एक सीपीईसी बनाई है, सीपीईसी सड़क बनाई है, जो आपको पता ही होगा, जो ग्वादर पोर्ट से लेके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए सीधा चाइना में जाती है। अब इस सड़क के जाने से चाइना की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, जो इसे साउथ ईस्ट एशिया से अपना सामान जो है यहाँ से पूरा घुमा के लाना पड़ता था। जितने भी इसके पोर्ट्स हैं वो शिप्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ से आती थी। अब इसको सामान जब भी यूरोप में पहुँचाना है या कुछ भी पहुँचाना है, किसी भी तरह की डिलीवरी देनी है, तो सीपीईसी के थ्रू ये चाइना से ग्वादर पोर्ट से होते हुए ये ऑल ओवर यूरोप और ऑल ओवर द वर्ल्ड आराम से पहुँचा सकता है। इंडिया को सबसे पहले तो सीपीईसी का सबसे ज़्यादा विरोध करना चाहिए था और ये बनने नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि सीपीईसी इंडिया के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बनी हुई है आज के टाइम में। इंडिया का बस प्लस पॉइंट ये है कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से ऊपर जो कंट्री लगती है, इसे बोलते हैं हम तजाकिस्तान। तो इंडिया का एक एयरफोर्स स्टेशन, इंडिया का एक बेस यहाँ पे ऑलरेडी है। सो
इस वजह से चाइना को भी हमेशा एक डर रहेगा कि यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस होने की वजह से कि CPEC से ज़्यादा कुछ भी उल्टी सीधी मूवमेंट्स करने से पहले चाइना को एटलीस्ट इतना पता होगा कि इंडिया की भी प्रेजेंस है। इवन कि इंडिया CPEC को काउंटर करने के लिए भी एक जो है प्रोजेक्ट ला रहा है, जो कि मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में समझाऊंगा। आई थिंक आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। इट्स मोर देन 20 मिनट्स आई गेस। हाँ, इट्स मोर देन 20 मिनट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। एटलीस्ट जब आपको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की दोनों की क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो फिर हम आराम से कंट्री बाय कंट्री जो भी हमने 18 कंट्रीज़ पढ़ी हैं सार्क प्लस एशियन नेशंस, उनको अच्छे से 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अपना सेंट्रल एशिया और अदर कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ एशिया की उस पर बढ़ेंगे। ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।